हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से आप सब लोग जानते होंगे असम फ्लड्स के बारे में। एंड अब एक बहुत ही दर्द देने वाली यहाँ पे न्यूज़ हमारे सामने देखने को मिल रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि सिक्किम में लैंडस्लाइड्स की वजह से 3 सोल्जर्स की डेथ हुई है एंड साथ साथ 6 सोल्जर्स अभी मिसिंग बताए जा रहे हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें ना, तो असम फ्लड्स के अंदर 5 लाख से भी ज़्यादा लोग इफेक्ट हुए हैं। एंड उस तरह से मणिपुर के अंदर भी 20,000 लोग यहाँ पे फ्लड्स की वजह से इफेक्टेड हमें देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ बहुत सारे टूरिस्ट को यहाँ पर इवैक्यूएट भी किया गया है। दरअसल में इसका पीछे का कारण यही है कि ब्रह्मपुत्रा और उसकी जो अलग अलग ट्रिब्यूटरीज हैं वो बहुत ही डेंजर लेवल से भी ऊपर यहाँ पर फ्लो कर रही हैं। इसके साथ से अगर हम बात करें लखामपुर, कचार, ठीक है, और बहुत सारे इस तरह के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ना वो बहुत ही हेविली इफेक्टेड हैं बिकॉज ऑफ दीज पर्टिकुलर रेन्स, फ्लड्स, राइट। एंड इस वजह से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। अब सरकार की तरफ से कोशिश पूरी तरह से जारी है, कोशिश ये करी जा रही है कि कैसे ये जो लैंडस्लाइड की वजह से इफेक्ट हुए हैं हमारे सोल्जर्स, एट द सेम टाइम जो लोग इफेक्ट हुए हैं उनको यहाँ पर प्रॉपर जो रेस्क्यू ऑपरेशंस यहाँ पे रन किए जाएं एंड प्रॉपर उनको यहाँ पे हेल्प प्रोवाइड करी जा पाए। दोस्तों, डेट है आज की 3 जून 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, हमारे जो प्रतिज्ञा दिवस हमने सेलिब्रेट किया 1 जून को, उसके लिए आप सबका ढेर सारा धन्यवाद आपका पार्टिसिपेशन के लिए। अब इसी प्रतिज्ञा दिवस के मौके के ऊपर हमारी टीम की तरफ से जो यूपीएससी प्रारंभ 2028 बैच है, जो कि 2+1 ईयर कोर्स आपको देखने को मिलेगा, जहां पर आप अपने कॉलेज के साथ साथ यूपीएससी की आप अपनी तैयारी कर सकते हो एक बहुत अच्छे बेस के साथ। वहां पर आपको टोटल 50% ऑफ आपको देखने को मिल जाएगा। तो डेफिनेटली आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं अगर आपका टारगेट 2028 है। इसके अलावा अगर बच्चे 2026 की तैयारी करना चाह रहे हैं तो हमारे लिए उनके पास प्रहार बैच है हिंदी एंड इंग्लिश के अंदर, एंड टाइटल मैच आपको इंग्लिश में देखने को मिल जाएगा। सिमिलरली 2027 के स्टूडेंट्स के लिए संकल्प बैच एंड पिनिकल बैच आपको देखने को मिल जाएगा, राइट। इसके अलावा दोस्तों, जो इस साल मेंस लिखना चाह रहे हैं 2025 के अंदर, उनके लिए हमारी टीम का प्रोग्राम है सृजन मेंस 2025। अब सृजन प्रोग्राम आप जानते ही होंगे, बहुत सारे बच्चों ने रिकमेंड किया। लास्ट ईयर भी जो टॉपर्स थे, मोर देन 192 सिलेक्शन हमें फाइनल लिस्ट में देखने को मिलते हैं सृजन मेंस बैच के थ्रू। एंड अगर 2026 के लिए आप चाहते हैं तो उसमें आपको प्रीलिम्स प्लस मेंस आपको कंबाइंड देखने को मिल जाएगा सृजन 2026 में। प्रॉपर मेंटरशिप, प्रॉपर टेस्ट सीरीज आपको सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इन सभी के लिंक्स आपको दे दिए गए हैं, वहां पर जाकर आप इन कोर्सेज के अंदर एनरोल कर सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर से। पहला जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो है खीर भवानी मेला के रिगार्डिंग। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये मेला है क्या और इसके नाम में खीर क्यों है। देखो, खीर आप समझते होंगे, आप में से बहुत सारे लोग खीर खाते भी होंगे, राइट। चावल से जो बनती है, चावल और दूध के मिक्सचर से बहुत ही आपको मीठी खीर आपको देखने को मिल जाती है। अब एक्चुअल में होता पता क्या है, कश्मीर के अंदर आपको एक टेम्पल देखने को मिलेगा। इस टेम्पल को रंगनिया देवी टेम्पल भी बोलते हैं या खीर भवानी टेम्पल के नाम से भी इसको यहाँ पे जाना जाता है। अब ये टेम्पल है कहाँ पे? ये टेम्पल है आपके कश्मीर के गांदरबल डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो टेम्पल है ये डेडिकेटेड है गॉडेस रंगना देवी, या जिनको हम गॉडेस दुर्गा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब जो खीर है ना, वो खीर दरअसल में इनको ऑफर करी जाती है, राइट। और ऑफर पता क्यों करी जाती है? ताकि जो माता जी हैं उनकी यहाँ पे हमारे ऊपर अच्छी दृष्टि यहाँ पे बनी रहे, हमारे घर में सुख और समृद्धि आए, इसीलिए उनको यहाँ पे खीर ऑफर करी जाती है। अब यहाँ पर क्या होता है, जो कश्मीरी पंडित्स हैं वो हर साल यहाँ पर खीर भवानी टेम्पल यहाँ पे जाते हैं, माता जी को खीर चढ़ाते हैं, ताकि जो माता जी की अच्छी जो दृष्टि है वो हम सब के ऊपर यहाँ पे बनी रहे। दैट इज द एंटायर फोकस ऑफ दिस पर्टिकुलर मेला। अब इस पर्टिकुलर मेले में ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज पता क्या होती है? वो होती है हिंदू मुस्लिम यूनिटी। सर वो कैसे? देखो, हमारे जो कश्मीरी पंडित भाई हैं जब वो जाएंगे मेले के लिए, राइट, तो वहां पर उनके रहने की व्यवस्था करना, उनके खाने पीने की व्यवस्था करना, ये सारा मुस्लिम भाई जो है हमारे वो यहाँ पे देखते हैं, राइट। अलग अलग स्टॉल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे जो मुस्लिम ब्रदर्स हमारे यहाँ पे हेल्प करते हैं। तो एक तरह से ना दोनों धर्मों के बीच में कैसे आपस में लिंकेज है, एक यूनिटी एक तरह से आपको उसमें देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो जो कश्मीरियत की असली मतलब जो है ना, वो यहाँ पर हमें इस मेले से देखने को यहाँ पे मिल जाता है। इसके अलावा बात आपको और ध्यान में रखनी है वो ये है कि यहाँ पर जो टेम्पल है ना, इसमें आपको एक कुंड देखने को मिलेगा जिसमें यहाँ पर आपको पानी देखने को मिल रहा होगा।
अब ये पानी का रंग क्या होगा वो बहुत कुछ डिटरमिन करता है। अगर तो पानी का रंग साफ है, जैसे इस केस में देखने को मिल रहा है, तो पानी का रंग साफ होने का मतलब कि लोगों की लाइफ में सुख और समृद्धि को वो इंडिकेट करता है। अगर मान लो किसी कारणवश पानी यहाँ पे गंदा हमें इस कुंड में देखने को मिलता है ना, इसका मतलब है कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है। तो पानी का कलर भी बहुत कुछ यहाँ पे इंडिकेट कर देता है। ये जो बाकी मेला है ये सेलिब्रेट किया जाता है ज्येष्ठ अष्टमी को, यानी कि जो हिंदू मंथ होता है ज्येष्ठ का, उसको यहाँ पे उसकी जो फोर्थ नाइट होती है, 8th डे ऑफ द ब्राइट फोर्थ नाइट, तब यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, बहुत सारे श्राइन्स एसोसिएटेड हैं। जो मेन श्राइन है वो तो आपको जो मैंने बताया गांदरबेल के अंदर ही आपको तुलमुला देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा भी कुछ और श्राइन्स हैं, जैसे आपका टिक्कर कुपवारा में, ठीक है, लखतीपुरा अनंतनाग में हो गया, त्रिपुर सुंदरी हो गया एंड मजगाम हो गया। ये अलग अलग आपको श्राइन्स इसके साथ एसोसिएटेड देखने को मिल जाएंगे। बाकी जैसे मैंने आपको बताया कि किस तरह से पानी का रंग क्या होगा, वो वार्निंग या ऑस्पोशियस मूवमेंट को यहाँ पे आपका सिग्निफाई करता है। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक पे एंड समझ लेते हैं बायो स्टिमुलेंट्स के बारे में। सबसे पहले तो एक काम करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि आखिर ये बायो स्टिमुलेंट्स होते क्या हैं। जब बात हुई बायो स्टिमुलेंट्स, तो ध्यान में क्या रखना है, बायो वर्ड, ठीक है, ये तो लाइफ को यहाँ पे डिग्निफाई करता है यहाँ पे। अब जब मैंने वर्ड इस्तेमाल किया बायो स्टिमुलेंट, इसका मीनिंग यही है कुछ ऐसे बायोलॉजिकल नेचुरल प्रोडक्ट्स जो प्लांट्स को मदद करेंगे न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन के अंदर एंड स्ट्रेस को रेजिस्ट करने के अंदर। अब सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, ये स्ट्रेस रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है। देखो कई बार ना पता क्या होता है, एक प्लांट बहुत सारे एडवर्स कंडीशन में उसको ग्रो करने की जरूरत होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो किसी जगह पे सूखा पड़ गया, या फिर सैलिनिटी बहुत ऊपर नीचे हो चुकी है, या फिर टेम्परेचर बहुत ही एक्सट्रीम हो चुका है। एक्सट्रीम दोनों साइड, चाहे गर्मी बहुत ज्यादा है या सर्दी बहुत ज्यादा है। अब ऐसे केस में प्लांट मर सकता है, उसकी डेथ हो सकती है, राइट। पर बायोस्टिमुलेंट यहाँ पे हमारी मदद करते हैं ताकि इस स्ट्रेस को वो रेजिस्ट कर पाए, प्लस एट द सेम टाइम न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन उनका यहाँ पे बेहतर हो पाए। अब इसके अंदर बहुत सारे एग्जांपल आ जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट इसमें हेल्प कर सकते हैं, आपके सीवीड एक्सट्रैक्ट आपकी मदद कर सकते हैं, प्रोटीन्स हो गया, अमीनो एसिड्स हो गया, माइक्रोबल एंजाइमिक बायोस्टिमुलेंट हो गया। ये बहुत सारे अलग अलग एग्जांपल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे बायोस्टिमुलेंट्स में। बेसिकली पॉइंट ये है कि प्लांट को हेल्प करेंगे इन देयर ग्रोथ। साथ में अगर हम बात करें, बेनिफिशियल फंजाई भी होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल माइकोरिजे, ठीक है ना, बेनिफिशियल बैक्टीरिया, राइजोबैक्टीरिया, ये सारे आपके बायोस्टिमुलेंट के ही एग्जांपल हैं, जिससे आपकी प्लांट ग्रोथ यहाँ पे बेहतर होती है। और ए बायोटिक स्ट्रेस, यानी कि जैसे मैं आपको बता रहा था ना कि सूखा, सैलिनिटी, इनसे यहाँ पे लड़ने के अंदर ये मदद करता है। अब आपको ध्यान में रखना है कि इसके अंदर आपका पेस्टिसाइड्स या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर नहीं इंक्लूड होते। ये सब चीजें इंसेक्टिसाइड एक्ट के अंतर्गत आती हैं, पेस्टिसाइड और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। ये जो आपके बायोस्टिमुलेंट है इनकी कैटेगरी अलग है। तो अगर जैसे मान लो किसी को ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी हो, तो क्या वो बायोस्टिमुलेंट का इस्तेमाल कर सकता है? हाँ जी, बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, यही बायोस्टिमुलेंट मदद करेंगे आपकी सॉइल की हेल्थ को यहाँ पे प्रमोट करने के अंदर, ठीक है ना। और इससे बेनिफिट आप समझ ही गए होंगे किस तरह से क्लाइमेट चैलेंजेस के साथ लड़ने में हेल्प करेगा, सॉइल न्यूट्रिएंट की अब्जॉर्प्शन बेहतर हो पाएगी, राइट। तो ये सब इसके यहाँ पे फायदे आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। अब अभी हम इसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने एक नोटिफिकेशन इशू किया है, जिसके माध्यम से 34 नए बायोस्टिमुलेंट्स हमने यहाँ पे एड ऑन कर दिए हैं एंड टोटल काउंट इस वजह से 45 से ऊपर जा चुका है। तो बायोस्टिमुलेंट्स को यहाँ पे कहाँ इंक्लूड किया जाता है, इन द फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर 2021 में पहली बार इसको यहाँ पे इंक्लूड किया गया। और जो हमारा शेड्यूल 7 है फर्टिलाइजर कंट्रोल अमेंडमेंट ऑर्डर 2021, यहाँ पर बताया जाता है कि बायोस्टिमुलेंट्स को रजिस्टर करना अपने आप में इंपॉर्टेंट है बिफोर सेलिंग दैम, यानी कि बेचने से पहले इट इज इंपॉर्टेंट कि वो यहाँ पे इसके अंतर्गत यहाँ पे रजिस्टर हो फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर के अंतर्गत। तो ये 1985 का आपको देखने को मिल जाएगा, जो अलग अलग फर्टिलाइजर की यूज, क्वालिटी, उनके रिगार्डिंग यहाँ पे रेगुलेशंस को यहाँ पे बताता है। इसी के अंतर्गत बताया जाता है कि किसमें कितना न्यूट्रिएंट होगा, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम के क्या लेवल्स होंगे, कैसे फिजिकल फीचर्स होंगे। एंड इससे इंश्योर ये होता है कि खराब क्वालिटी के या फिर जो अडल्ट्रेटेड, जो कि आपके मिक्स हुए एक तरह के फर्टिलाइजर हैं, उनको रोका जा पाए। ये सारी चीजें यहाँ देखी जाती हैं अंडर द फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर ऑफ 1985, ठीक है। तो ये बातें थी बायोस्टिमुलेंट्स के रिगार्डिंग जो हमें पता होनी चाहिए। अगले टॉपिक पे आते हैं, कुमराम भीम कंजर्वेशन रिजर्व। इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। पहले तो आप ये बात समझो कि दो टर्म्स है यहाँ पे, एक है आपका कंजर्वेशन रिजर्व, एक है आपका कम्युनिटी रिजर्व। काफी लोग कंफ्यूज होते हैं कि शायद ये दोनों टर्म सेम है, बट नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान पता क्या रखनी है, कंजर्वेशन रिजर्व ना सरकारी ओन्ड एरियाज होते हैं,
यानी कि ये जो कंजर्वेशन रिजर्व होंगे ये सरकारी जमीन के ऊपर बनते हैं। पर कम्युनिटी रिजर्व या तो उनके ऊपर कम्युनिटी का हक होता है या किसी की प्राइवेट ओन्ड लैंड होती है। जैसे मान लो मेरी जमीन है, मान लो लेट अस टेक एन एग्जांपल कि मेरी जमीन थी, ठीक है ना। अब मेरा पूरा हक है, पर मैं चाहता हूं कि यहाँ पे उसके ऊपर कंजर्वेशन हो, तो वो जमीन जो होगी ना या जो वो एरिया होगा वो कम्युनिटी रिजर्व यहाँ पे कहलाया जाएगा। पर अगर मान लो सेम एग्जैक्टली सेम चीज सरकारी जमीन के ऊपर होती है तो वो आपका कंजर्वेशन रिजर्व के अंतर्गत आ जाएगा। तो हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है ना वो लोकल कम्युनिटी के साथ बातचीत करके एक एरिया को कंजर्वेशन रिजर्व यहाँ पे बना सकती है। पर अगर कम्युनिटी रिजर्व बनाना हो तो वॉलेंट्री जो लोग जो प्राइवेट लैंड ओनर्स हैं वो साथ में आएंगे, गवर्नमेंट को बोलेंगे एंड उस हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट जो होगी उस एरिया को कम्युनिटी रिजर्व यहाँ पे डिक्लेयर कर देगी। अब दोनों का पर्पस भी थोड़ा सा डिफरेंट आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कंजर्वेशन रिजर्व का काम पता क्या है कि बफर जोन की तरह एक्ट करना, क्योंकि आप नोटिस करो जो हमारे वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर होते हैं, कनेक्टर होते हैं बिटवीन नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, फॉरेस्ट, उनमें जरूरत होती है कुछ एरियाज को बफर जोन डेडिकेट करने की। तो वही जो बफर जोन होंगे वो कंजर्वेशन रिजर्व की तरह यहाँ पे काम कर सकते हैं। कम्युनिटी रिजर्व में लोग चाहते हैं कि चलो साथ में मिलकर कुछ यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जाए। बाकी ध्यान में रखिएगा दोनों वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत ही यहाँ पे उनका रिकॉग्नाइज किया जाता है। हालांकि सेक्शन जो है कंजर्वेशन रिजर्व का वो सेक्शन 36A है एंड आपका कम्युनिटी रिजर्व का सेक्शन 36C आपको देखने को मिल जाएगा। अब कंजर्वेशन रिजर्व के लिए अलग से कमेटी बनती है, कम्युनिटी रिजर्व के लिए भी कमेटी बनती है, पर उसमें लोकल स्टेक होल्डर्स ही आपको इन्वॉल्व होते हुए देखने को मिल जाएंगे। तो ये कुछ बातें थी आपकी कंजर्वेशन रिजर्व वर्सेस कम्युनिटी रिजर्व की। अब अगर हम बात करें कुमराम भीम कंजर्वेशन रिजर्व की, तो दरअसल में आप नोटिस कर पाओगे कि तेलंगाना गवर्नमेंट ने ना एक की टाइगर कॉरिडोर को कुमराम भीम कंजर्वेशन रिजर्व यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है। दरअसल में आप नोटिस कर पा रहे होंगे ये यहाँ पे आपको आसिफाबाद डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पे आपको नगर यहाँ पे एरिया देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर ही इस कुमराम भीम कंजर्वेशन रिजर्व को यहाँ पे नोटिफाई किया गया है। अब इंश्योर ये किया जा रहा है कि जो तेलंगाना के अंदर आपका कंवल टाइगर रिजर्व है वो कनेक्ट जो होता है महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के साथ, उसके बीच का जो क्रिटिकल टाइगर कॉरिडोर है ना उसको हमें यहाँ पे सेफ गार्ड करना है। दरअसल में अगर मैं बात करूँ ना तो ऐसा बताया जाता है कि पिछले 10 साल के अंदर ये जो पूरा रीजन है जिसको हमने कंजर्वेशन रिजर्व डिक्लेयर किया है, यहाँ 45 से भी ज्यादा यूनिक टाइगर्स यहाँ पे देखे गए हैं, जिस वजह से उनको कंजर्व करना अपने आप में इंपॉर्टेंट बन जाता है। एंड इसीलिए यहाँ पर पूरे रीजन को यहाँ पे हमने कुमराम भीम कंजर्वेशन रिजर्व यहाँ पे नोटिफाई कर दिया है। अब इसके अंदर लगभग 1500 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है जैसे मैंने आपको बताया। एंड बाकी अगर हम बात करें यहाँ पर आपको ओपन वुडलैंड्स, ग्रासलैंड, रिवराइन पैचेस देखने को मिल जाएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं हमारे फ्लोरा एंड फौना के लिए। इसमें आपको बहुत सारी अच्छी खासी फॉनल डाइवर्सिटी देखने को मिल जाएगी, जैसे आपके लेपर्ड्स, वाइल्ड डॉग, स्लॉथ बियर्स हो गया, ठीक है ना। इसके अलावा बहुत सारे हर्बीवोर्स भी हैं जैसे गौर, सांबर, नीलगाय, चीतल एंड डिफरेंट डिफरेंट आपको बर्ड स्पीशीज भी देखने को मिलती है, जैसे फॉर एग्जांपल मालाबार पाइड, हॉर्नबिल एंड लॉन्ग बिल्ड वल्चर। इंपॉर्टेंट इकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से भी है, जैसे मैंने आपको बताया भी यहाँ पर आपके अलग अलग टाइगर रिजर्व्स आपको देखने को मिल जाएंगे, उनके बीच में कनेक्शन के लिए ये कुमराम भीम कंजर्वेशन रिजर्व देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक पे, वैली ऑफ फ्लावर्स को थोड़ा एक बार अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। देखो वैली ऑफ फ्लावर्स आप में से जो टूरिस्ट एक तरह से जो उनको टूरिज्म थोड़ा पसंद होगा, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग वैली ऑफ फ्लावर्स को ऑलरेडी विजिट भी कर चुके होंगे। वैली ऑफ फ्लावर्स आपको उत्तराखंड के अंदर देखने को मिलता है। अभी रिसेंटली इसको ओपन किया गया 1 जून को। एक्चुअली पता क्या होता है, वैली ऑफ फ्लावर्स जो है ना उत्तराखंड के अंदर वो साल भर खुला नहीं रहता टूरिज्म के लिए, वो साल में लगभग 4 महीने खुला रहता है, आपका जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। तो जो लोग ट्रैकिंग करने जाना चाहते हैं, ठीक है ना, तो वो इन 4 महीने में वैली ऑफ फ्लावर्स के ऊपर जाते हैं। बहुत ही शानदार इस तरह से आपको वैली ऑफ फ्लावर्स देखने को मिलता है। थोड़ा सा इसका डिटेल में डिस्कस करते हैं। एक्चुअल में ये जो वैली को वैली ऑफ फ्लावर्स का नाम दिया गया ना, ये 3 ब्रिटिश माउंटेनियर्स के द्वारा दिया गया जिनको लीड कर रहे थे फ्रैंक एस स्मिथ, ठीक है ना। उन्होंने एक्सीडेंटली, ऐसा बताया जाता है कि 1931 के अंदर इस वैली को यहाँ पे डिस्कवर किया और ये 87 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर यहाँ पे स्प्रेड है इन द चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है कि ये नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत यहाँ पे आती है, ये जो आपकी वैली ऑफ फ्लावर्स है, एंड इट इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एज वेल। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये जो वैली है ये पूरी तरह से टेम्परेट अल्पाइन जोन के अंतर्गत आती है। अब सर इसका क्या मतलब, देखो अल्पाइन जोन आप लोग समझते होंगे, अल्पाइन जोन आपका वो रीजन होता है जो कि आपका ट्री लाइन से ऊपर वाला रीजन होता है। बेसिकली ट्री लाइन और स्लो लाइन के बीच का जो एरिया हुआ ना, उसी को हम यहाँ पे अल्पाइन जोन बोलते हैं। अब यहाँ पर जो आपके अलग अलग
चीज़ें होती हैं उनमें आपको कोल्ड टेम्परेचर बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे विंड्स आपको काफ़ी अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग विंड्स आपको देखने को मिलती हैं। एंड यहाँ पर कुछ स्पेशलाइज्ड प्लांट्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे जो इन्हीं पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं। तो बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस हमें यहाँ पे देखने को कई बार मिल जाती हैं। बाकी साथ साथ आप नोटिस कर पाओगे यहाँ पर एक ट्रांजिशन जोन है बिटवीन द जास्कर एंड ग्रेट हिमालयास, ठीक है ना। और यहाँ पे पुष्पावती रिवर वैली आपको उसी के अंतर्गत आपको वैली ऑफ फ्लावर्स देखने को मिलेगा। ये जो वैली है ऐसा बताया जाता है कि नंदा देवी की प्रोटेक्शन के अंतर्गत है, जो कि गॉडेस है ऑफ गढ़वाल एंड कुमायूं। साथ ही साथ नंदा देवी जो है इट इज द सेकंड हाईएस्ट माउंटेन इन इंडिया आफ्टर कंचनजंगा। और ये जो वैली है ना, यहाँ पर आपको एक लोकल ट्राइब जिनको भोटियास के नाम से जाना जाता है, वो ट्राइब भी आपको यहाँ पे इस वैली को पॉपुलेट करती हुई देखने को मिल जाएगी। लास्टली अगर मैं बात करूं, यहाँ पर आपको कुछ एंडेमिक अल्पाइन फ्लावर्स देखने को मिल जाएंगे, यानी कि ऐसे स्पीशीज जो आपको सिर्फ यहीं देखने को मिलते हैं। उसमें आपके अलग अलग स्पीशीज जैसे कुछ ऑर्चिड्स की हो गया, पॉपीज हो गया, मैरीगोल्ड, डेजीज, ये सब आपको यहाँ पे अलग अलग प्रकार इनके देखने को मिलते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात, ब्रह्म कमल जो कि नंदा देवी जी को ऑफर किया जाता है, वो भी यहाँ पे आपको अच्छे खासी मात्रा में देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे कुछ फौना की बात करें तो ग्रे लंगूर, फ्लाइंग स्क्विरल, हिमालयन वीजल, ब्लैक बियर, ये सब अलग अलग आपको फौना भी देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट जो हमें टॉपिक डिस्कस करना है वो है आपका कंपोजिट बैकवर्ड इंडेक्स ऑफ तेलंगाना। देखो तेलंगाना ने अभी रिसेंटली कास्ट सेंसस किया, राइट। तो एक्चुअल में तेलंगाना यहाँ पे क्या कर रहा है, एक कंपोजिट बैकवर्ड इंडेक्स को उसने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है, जिसके माध्यम से कौन सी कास्ट कितनी ज्यादा बैकवर्ड है उसको क्वांटिफाई करना आसान हो जाएगा। ऐसा बताया जा रहा है कि जो स्कोर होगा ना वो 0 से लेके 126 पॉइंट्स के ऊपर बेस्ड होगा, और जितना ज्यादा स्कोर होगा इसका मतलब क्या है, वो कास्ट उतनी ही ज्यादा बैकवर्ड है। तो एक तरह से सोशल जस्टिस के टूल के तौर के ऊपर इसको देखा जा रहा है कि जितना बैकवर्डनेस होगी उसके ऊपर अकॉर्डिंगली उतना ज़्यादा काम यहाँ पे किया जा सकता है। तो ये जो इंडेक्स है ये 11 मेंबर एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप के द्वारा यहाँ पे प्रिपेयर किया गया है, ताकि जो डेटा आया है तेलंगाना कास्ट सर्वे का उसको एनालाइज किया जा पाए, उसको इंटरप्रेट किया जा पाए, एंड इस तरह से कास्ट बेस्ड बैकवर्डनेस को हम यहाँ पे नॉर्मल जो पॉवर्टी की बात होती है उससे थोड़ा सा अलग तरह से देखा जा पाए। अदरवाइज ना हम सिर्फ ये देखते हैं कि इतने लोग पिछड़े हैं, इतने अगड़े हैं, नहीं, इस तरह से नहीं, थोड़ा और डिटेल में जाने के लिए यहाँ पे हमने कंपोजिट बैकवर्ड इंडेक्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है। अब यहाँ पे आप नोटिस कर पाओगे जो सर्वे हुआ था 3.5 करोड़ रेजिडेंट्स का, उनसे 74 क्वेश्चन पूछे गए, उसके बेस के ऊपर हमने 245 कास्ट को इस तरह से रैंक किया है, ठीक है ना। तो 42 इंडिकेटर्स हैं 9 कैटेगरीज के रिकॉर्डिंग, जहाँ पर एजुकेशन कैसी है, वहाँ पे उनके पास लिविंग कंडीशन क्या है, लैंड की ओनरशिप है या नहीं, इनकम कितनी है, टेक्नोलॉजी का एक्सेस है या नहीं, कितना डिस्क्रिमिनेशन को फेस करना पड़ा है, ऐसे अलग अलग कैटेगरीज के बेसिस के ऊपर हमने यहाँ पे एक तरह से बैकवर्डनेस डिफाइन करने की यहाँ पे कोशिश करी है। तो हर कास्ट को 4 बकेट्स में से एक बकेट के अंदर प्लेस किया जाएगा उनके स्कोर के बेसिस के ऊपर। एंड आप नोटिस कर पाओगे कि इससे कहीं ना कहीं पता लगेगा कि सोशल और इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज आपके बीच में किस तरह से है। तो एक तरह से ना बैकवर्डनेस को पूरी तरह से क्वांटिफाई करने की यहाँ पे कोशिश करी गई है, ताकि कास्ट कितनी बैकवर्ड है वो पूरी तरह से हमें यहाँ पे पता लग पाए। तो ये है आपका कंपोजिट बैकवर्ड इंडेक्स ऑफ तेलंगाना। अब दोस्तों बात करें अगर हम ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ पर आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको एक बार प्लीज पढ़िएगा एंड बताइएगा इनमें से कौन सा सही है एंड कौन सा गलत है, राइट। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल द वेरी बेस्ट।